गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन देखने को मिलेगा। अब ये एक डिसीजन है, थोड़ा सा ये कंट्रोवर्सीज में भी आ चुका है। आप अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे तो दोनों तरह के ओपिनियंस, कुछ लोग फेवर में, कुछ अगेंस्ट में, इस पर्टिकुलर डिसीजन की बात कर रहे हैं। दरअसल में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक सुओ मोटो केस में हियरिंग में ये बोला कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं न कहीं आवारा जो कुत्ते होते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, वो उनको काट देते हैं। बहुत सारे इन्फेंट्स को भी यहाँ पे केसेस आए हैं जहाँ पर इन्फेंट्स को भी डॉग्स के द्वारा यहाँ पे काटा गया है। उस वजह से कई बार बच्चों की, इन्फेंट्स की डेथ भी हुई है। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो भी दिल्ली में आपको स्ट्रे डॉग्स देखने को मिलते हैं, उनको कैप्चर किया जाएगा एंड उनको फिर कभी यहाँ पे रिलीज नहीं किया जाएगा। उसका रीजन उन्होंने यही बताया है कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हमें ये स्टेप लेना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि कोई भी अगर एक्टिविस्ट ऐसा है, कोई डॉग एक्टिविस्ट आता है एंड इसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश करता है, तो उसके अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे लिया जाएगा। क्योंकि आपने, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि क्या आप यानी कि डॉग एक्टिविस्ट, क्या वो ये इंश्योर कर सकते हैं कि किसी भी तरह से जो बच्चे जिनको यहाँ पे इन डॉग्स द्वारा काटा गया है, क्या उनको वापस दिया जा सकता है उनके पेरेंट्स को? तो यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रखने की कोशिश होगी। डॉग शेल्टर्स यहाँ पे बनाए जाएंगे जो कि सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंतर्गत होंगे एंड वहां पर फिर डॉग्स को यहाँ पे रखा जाएगा। अब आप लोग ये बताओ कि आप लोग क्या इस पर्टिकुलर डिसीजन के फेवर में हो, या आपको लगता है कि नहीं यार, ये काफ़ी ज़्यादा गलत डिसीजन हो जाएगा। काफ़ी सारे लोगों का मैं सोशल मीडिया अकाउंट्स में देख रहा था, तो वहाँ पर भी उन्होंने बोला है कि ये जो बेजुबान होते हैं, वॉइसलेस, उनकी खुद की कोई आवाज़ नहीं है, तो हमें कहीं न कहीं इनकी आवाज़ बनना पड़ेगा। जो डॉग्स हैं, ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है कि आप डॉग्स को चलो बंद कर दो, ठीक है? हमें और भी चीज़ें की जा सकती हैं, वैक्सीनेशन करवाया जा सकता है, देयर कैन बी मैनी अदर वेज़ ऑल्सो। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा स्टेप हो जाएगा। काफ़ी लोग इम्प्रैक्टिकल स्टेप भी इसको यहाँ पे बोल रहे हैं। तो आप किस ओपिनियन के साथ एग्री करते हो? आप डेफ़िनिटली मुझे आप इसमें कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। दोस्तों, डेट है आज की 12 अगस्त 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों आप सबको बता दूं कि 15 अगस्त यानी कि हमारा आज़ादी का जो अवसर है वो यहाँ पे आने जा रहा है एंड उसी पर्टिकुलर मौके के ऊपर पीडब्ल्यू के जितने भी सभी यूपीएससी कोर्सेज हैं, उन सब के ऊपर आपको अप टू 67% ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो डेफिनेटली आप इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए एंड अपने आप के जो भी आपके कोर्सेज हैं उनके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। सभी जो कोर्सेज हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया है। प्लस एट द सेम टाइम आप में से जो बच्चे हमारे ऑफलाइन फाउंडेशन कोर्सेज के अंदर यहाँ पे एनरोल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको अप टू 50% ऑफ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे काफ़ी सारे सेंटर्स हैं अभी आज के समय, जैसे करोल बाग, मुखर्जी नगर, लखनऊ, पटना, जयपुर, इंदौर, चंडीगढ़ में हमारा नया सेंटर ओपन हो रहा है। उसके अलावा बेंगलुरु के अंदर हमारा नया सेंटर ओपन हो रहा है एंड साथ साथ मुजफ्फरपुर एंड प्रयागराज, ये हमारे सेंटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कोई भी डाउट आता है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। बाकी सभी कोर्सेज के जो लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे दे दिए हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है वर्ल्ड लॉइन डे 2025 के रिगार्डिंग। दोस्तों, लॉइन की जब हम बात करते हैं ना, तो जब हम बात करते हैं एशियाटिक लॉइन की, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो एशियाटिक लॉइन है वो केवल और केवल आपको भारत में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, गुजरात के अंदर आपको ये देखने को मिलते हैं। हालांकि अफ्रीकन लॉइन्स हैं वो अलग अलग देशों में देखने को मिलते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिकली एशियाटिक लॉइन्स, तो आपको भारत में ही देखने को मिलेंगे। अब लॉइन क्या होता है? वो जंगल का राजा होता है, राइट? आपको मोस्टली ग्रासलैंड्स, प्लेन्स में आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्या होता है कि हर साल हम 10th ऑफ अगस्त को वर्ल्ड लॉयन डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, ताकि लॉयंस के रिगार्डिंग जो भी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग लोगों में हम अवेयरनेस जनरेट करें, उनको हम कंजर्व कर पाएं। दरअसल में 2013 के अंदर ये पर्टिकुलर डे, वर्ल्ड लॉयन डे जो है, वो फाउंड किया गया था बाय द टू कंजर्वेशनिस्ट, जिनका नाम था डेरेक एंड बेवरली जॉबर्ट। इन्होंने यहाँ पे कोशिश करी कि लॉयंस के जो जो इश्यूज हैं वो दुनिया के सामने लेकर आए जाएं, लॉयंस को हम यहाँ पे प्रिजर्व करें। उसके लिए यहाँ पे काम इन्होंने करना स्टार्ट किया एंड इस तरह से हर साल हम 10 अगस्त को वर्ल्ड लॉयन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें ना, तो काफ़ी लंबे टाइम से ऐसा हो रहा था कि जो लॉयन की पॉपुलेशन है उसमें हमें एक कमी देखने को मिल रही थी। मैं सिर्फ
एशियाटिक लॉइन की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल लॉइन्स की बात कर रहा हूँ। पर हमारे यहाँ पे जो एशियाटिक लॉइन्स हैं, तो उनमें अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर 32% का इंक्रीज है। आज के समय अगर एशियाटिक लॉइन्स की संख्या हम देखें, वो 891 देखने को मिल जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात है कि भारत काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। पास्ट में भले ही नंबर्स कम हुए हों, पर पिछले 10 साल 15 साल में हमने काफ़ी यहाँ पे बेहतरी करी है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर इंडिया। अगर हम इन जनरल बात करें एशियाटिक लॉइन्स की, तो आप नोटिस, सॉरी आपकी अफ्रीकन लॉइन्स की, तो आप उनमें नोटिस कर पाओगे कि ये उनका जो नंबर है वो 43% से यहाँ पे कम हुआ है सिंस 2001। तो ओवरऑल अफ्रीकन लॉइन्स के नंबर कम हो रहे हैं, पर भारत के अंदर जो एशियाटिक लॉइन्स हैं उनकी संख्या हमने बढ़ाने में हम यहाँ पे सक्षम हो पाए हैं। बाकी इसके अलावा आप जानते होंगे एक बिग कैट इनिशिएटिव आपको देखने को मिलता है। बिग कैट इनिशिएटिव में इनके कंजर्वेशन की बात होती है, एंड साथ साथ नेशनल ज्योग्राफिक के साथ मिलकर यहाँ पे ये लॉन्च किया गया था, जो वर्ल्ड लॉयन डे था। बाकी बहुत सारे लॉयंस ऐसे होते हैं जिनको कैप्टिविटी में ब्रीड किया जाता है उनके बोन्स के लिए, बॉडी पार्ट्स के लिए, तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी उनके नंबर्स कम होते हुए देखने को मिलते हैं। बाकी अफ्रीकन लॉयन पॉपुलेशन की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि उनकी पॉपुलेशन 33% से कम होने के चांसेस जो हैं वो 19 गुना हायर है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो यानी कि ना भारत में चीज़ें ठीक है, पर ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें, अफ्रीकन लॉयंस की खासकर बात करें, तो वहाँ पर ज़्यादा पोचिंग की वजह से उनकी संख्या या उनके नंबर्स कम होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। अब भारत ने क्या क्या काम किया है दोस्तों, 2020 के अंदर ना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रोजेक्ट लॉइन को यहाँ पे स्टार्ट किया था, जो कि रफली 2,920 करोड़ का आपको एक प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। कि 10 साल का ये प्रोग्राम होगा जहां पर हम लॉयंस की हैबिटेट एक्सपेंड करेंगे, उनके हेल्थ केयर का ध्यान रखेंगे, एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। इसके अलावा गुजरात के अंदर आपको वारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाती है इन द देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर भी इस एरिया में भी लॉयंस को वेलकम बैक किया गया आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ 143 ईयर्स। तो यहाँ पर भी 17 इंडिविजुअल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र के अलग अलग एरियाज के अंदर भी यहाँ पर लॉयन की नेचुरल रेंज को यहाँ पे एक्सपेंड किया गया, तो उसने भी हेल्प करी है। साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गया, बहुत सारे कम्युनिटी हो गया, उनको यहाँ पे हमने साथ में एंगेज किया है। इको टूरिज्म का लिंकेज यहाँ पे हमने बढ़ाया है। एंड आप नोटिस कर सकते हो कि IUCN स्टेटस आपका जो एशियाटिक लॉइन है उसका आपको IUCN स्टेटस वल्नरेबल आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी वर्ल्ड लॉइन डे 2025 के कॉन्टेक्स्ट में जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, अगला हमारे सामने टॉपिक है सी ऑफ गलीली इन इसराइल। सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन थोड़ी समझा देता हूँ। दोस्तों इसराइल तो आप सब लोग देखते ही होंगे, बहुत बार न्यूज़ में रहता ही है कंटिन्यूसली, राइट। अब यहाँ पर ना एक डिस्प्यूटेड रीजन है, दैट इज योर गोलन हाइट्स। हालांकि है ये सीरिया का, पर कहीं ना कहीं आज के समय जो इसके ऊपर ऑक्यूपेशन है वो इसराइल का आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहीं से ना आपको एक पर्टिकुलर रिवर है जो गो थ्रू होती हुई देखने को मिल जाएगी, एंड उसी रिवर से जो हमारा जो रिवर्स के थ्रू ही आपको यहाँ पे एक सी फॉर्म होता हुआ देखने को मिलेगा, दैट इज योर सी ऑफ गैलीली। अब सी ऑफ गैलीली अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एक तो लोकेशन इसकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और ये जो जॉर्डन रिवर यहाँ से गो थ्रू हो रही है ना, जॉर्डन रिवर के द्वारा यहाँ पे ये फीड होता है। थोड़ा आप और देख लो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है, जैसे ये जॉर्डन रिफ्ट वैली के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, लोअर गैलीली हिल्स के अंदर है, एंड आपकी ईस्टर्न साइड में यहाँ पे आपको गोलन हाइट्स देखने को मिल जाएगा, और इस रीजन में ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक देखने को मिल जाएगा। इसके बहुत सारे और भी नाम है, जैसे सी ऑफ किन्नरनेट, लेक ऑफ गेनरसेरेट, ठीक है, सी ऑफ गाइनोसोर, सी ऑफ टाइब्रियस, लेक टिब्रियस, बहर टुबरिया, ये अलग अलग नाम हैं जो सी ऑफ गलीली के आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि सी जो था ना वो इसलिए यहाँ पे बना बिकॉज जो अरेबियन प्लेट थी उसने ड्रिफ्ट किया फ्रॉम द अफ्रीका। बाकी यहाँ पर आपको माइल्ड विंटर्स रफली 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, एंड साथ ही साथ हॉट समर्स नियरली 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे चली जाती हैं। यहाँ पर आपको बनानास, डेट, सिट्रस, वेजिटेबल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये तो बात होगी स्टैटिक पोर्शन की, ये प्लेसेस इन न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में सी ऑफ गैलीली। पर क्वेश्चन ये है कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है, व्हाई इज दिस सी इन न्यूज़। उसका कारण ये है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर ना देखा ऐसा गया कि इसका पानी लाल हो गया। हाँ जी, इसका कलर जो था वो रेड टर्न कर गया। अब लोगों में बहुत ज्यादा पैनिक आ गया कि भाई ऐसा लाल रंग कहाँ से आ गया, ठीक है, इस तरह का कलर हो गया, देखो रेड कलर। अब इसके पीछे जब थोड़ी जांच पड़ताल करी गई तो ऐसा पाया गया कि इसके पीछे का कारण है एक एल्गी ब्लूम। ब्लूम आप समझते होंगे, जब बहुत बड़ी मात्रा के ऊपर एल्गी का यहाँ पे विस्तार होता है उसको एल्गल ब्लूम हम यहाँ पे बोलते हैं।
तो यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाओगे कि वाटर मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एक ग्रीन एल्गी जिसका नाम है बॉट्रियोकोकस ब्रुनाई, ठीक है, ये ग्रीन एल्गी को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। ये मुख्य कॉज है इसके कलर रेड होने का। तो यहाँ पे लोगों को उन्होंने ये भी बताया कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर ये एल्गी ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत चीज़ हो चुकी है या किसी ने कुछ पॉइजन मिला दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एल्गी जो है ना, दरअसल में एक रेड पिगमेंट जो होता है वो यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। इस एल्गी के जो रेड पिगमेंट होता है उसको हम कार्टिनोडाइस, ठीक है, कार इसको नाम से जाना जाता है, जो आपके लेक के अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे अकुमुलेट हो चुका है एंड जिस वजह से ये रेड कलर आपको देखने को मिल रहा है। बाकी इस पर्टिकुलर एल्गी को ऐसा नहीं है कि पहली बार स्टडी किया जा रहा है, हम पास्ट में भी इसको स्टडी करते आए हैं, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर एल्गी है ये हाइड्रोकार्बन यहाँ पे जनरेट करती है एंड हाइड्रोकार्बन जनरेट करने की वजह से ये आने वाले समय के अंदर बहुत ही अच्छा बायोफ्यूल कैंडिडेट हो सकता है। सो दैट इज वाई ये पर्टिकुलर आपको जो एल्गी है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है भारत फोरकास्ट सिस्टम। फोरकास्ट आप समझते होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार अनुमान लगाना होता है कि कितनी बारिश होगी, किस तरह से टेम्परेचर होगा, क्या क्या क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मॉनसून को ट्रैक करना, साइक्लोन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों के लिए फोरकास्ट का होना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने यहाँ पर भारत फोरकास्ट सिस्टम या भारत एफएस को यहाँ पे लॉन्च किया। अब इसमें पता क्या है, पहले के मुकाबले हमारा जो वेदर प्रोडिक्शन होगा वो और भी ज़्यादा बढ़िया और भी ज़्यादा शानदार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सुपर एडवांस्ड है अपने आप में। आप इसमें नोटिस कर पाओगे, यहाँ पर बहुत ही छोटे एरियाज, जैसे इवन 6 किलोमीटर का एरिया है ना, उसको भी बहुत ही डिटेलिंग के अंदर बता पाएगा। तो हमारे पास बहुत ही एक्यूरेट प्रोडिक्शंस आने वाले समय के अंदर आती रहेंगी। अब यहाँ पर ना 2 नए सुपर कंप्यूटर, एक है आपका अर्का जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के अंदर है एंड दूसरा है आपका अरुणिका, ये एनसीएम आरडब्ल्यूएफ नोएडा। तो इन्होंने इन सुपर कंप्यूटर का यहाँ पे यूज़ होगा। पहले जो कहीं ना कहीं हमें 12 घंटे का फोर मतलब हम बता पाते थे कि 12 घंटे बाद क्या सिचुएशन होगी, अब ये जो इतना हमारे एडवांस सुपर कंप्यूटर है ये 3 से 6 घंटे की सिचुएशन भी बता पाएंगे। तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, 30% एक्यूरेसी यहाँ पे पहले के मुकाबले हमारी बेहतर हो पाएगी। प्लस मैंने आपको बताया ये 6 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे ऑपरेट करेगा। अगर हम बात करें, अभी करंटली हमारा 12 किलोमीटर के आसपास है और ग्लोबल मॉडल भी उसी के आसपास है। तो पहले के मुकाबले कि हमें बड़ा एरिया चाहिए होता था, अब यहाँ पर एक छोटे एरिया, मान लो एक गाँव की बात है, तो उस गाँव में बारिश होगी या नहीं होगी ये वो भी बता देगा। तो कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल वेदर फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे एंड एग्रीकल्चर में, रेजर्वायर मैनेजमेंट में, फ्लड आने की क्या संभावना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे काम कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ मेजर काम कौन कर रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, एंड इसका जो मदद कर रहा है साथ में आपका एनसीएम आरडब्ल्यूएफ नोएडा और आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इससे आपके मानसून ट्रैकिंग हो गया, वाटरवेज, एग्रीकल्चर, इन सबको फायदा होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे रेडीनेस आपकी बेहतर हो पाएगी एंड पंचायत लेवल के ऊपर भी हम यहाँ पे चीज़ों के ऊपर काम कर पाएंगे। क्रॉप प्लानिंग हो गया, इरिगेशन कब करना है, वो सारे कहीं ना कहीं फैसले इस डेटा के ऊपर यहाँ पे हम कर पाएंगे। तो ये है भारत एफएस। नेक्स्ट हमें ना एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अपने मेंस के आंसर में जो लिख सकते हैं वो कालाहांडी का ट्रांसफॉर्मेशन है। दोस्तों कालाहांडी ना उड़ीसा के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा। एक टाइम था जब कालाहांडी इस स्टेट का सबसे अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स में से एक था, पर आज के समय के ऊपर काफी तेजी से वो आगे बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ऐसा क्या हो गया कालाहांडी के अंदर अचानक। देखो, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ढंग से हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर लोग इन्वॉल्व हों, कम्युनिटी का वहाँ पे पार्टिसिपेशन हो, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत ज़्यादा फायदे होंगे एंड यही एग्जाम्पल हमें कालाहांडी में देखने को मिलता है। दरअसल में 2000 की शुरुआत के अंदर वेदांता एल्यूमिना रिफाइनरी यहाँ पे आपको लगती हुई देखने को मिलती है, जिससे कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल के ऊपर लोगों को रोजगार मिलता है एंड कम्युनिटी के फायदे के लिए यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का इस्तेमाल होता है, ना कि कम्युनिटी के नुकसान के लिए। तो आप नोटिस कर पाओगे एक समय था जब हंगर और पावर्टी में सबसे टॉप के ऊपर था उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, मतलब सबसे खराब परफॉर्मेंस आपकी कालाहांडी की हुआ करती थी। पर आज के समय के ऊपर यहाँ पर सिचुएशन बहुत बेहतर बन चुकी है। फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा आज के समय 6 से 8% से ग्रो कर रहा है, पर यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट के लिए ना क्या निकालते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए जीडीपी निकाला जाता है। तो ये 16% से ग्रो करा है। तो कहीं ना कहीं क्लियरली दिखाता है कि इंडस्ट्री काफी अच्छे से यहाँ पे काम कर रही है। बाकी आप लोगों ने ना नीति आयोग का एक एडीपी प्रोग्राम सुना होगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट थोड़े पिछड़े होते हैं सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर,
वहाँ पर हम बेहतरी लाने के लिए काम करते हैं। तो नीति आयोग के इस प्रोग्राम के अंदर भी आप नोटिस कर पाओगे कि अब हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में सबसे बढ़िया काम यहाँ पे कर रहा है इन द ओडिशा। एजुकेशन के अंदर सेकंड है उड़ीसा के अंदर, तो वहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ हुई है 45% की। बाकी इसके अलावा 5,000 ट्राइबल महिलाओं को छोटी छोटी एंटरप्राइजेस के अंदर एंगेज किया, जैसे मशरूम फार्मिंग हो गया, मैरीगोल्ड कल्टीवेशन, ढोकरा, सोरा आर्ट्स। तो ये प्रोजेक्ट सखी के अंदर हमने ट्राइबल महिलाओं को एंगेज किया है, और एजुकेशन के अंदर भी प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर आप यहाँ पे अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। दोस्तों, दो टॉपिक्स हमें ना हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ने हैं। लास्ट वीक हम इनको डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो इनको हम आज के सेशन में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली क्या हुआ, 8 अगस्त को हमने क्विट इंडिया मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमने यहाँ पे इसका सेलिब्रेट किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट के अंदर, उनको यहाँ पे ट्रिब्यूट पे किया। तो थोड़ा सा हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हमें इस मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे 8 अगस्त को, या अगस्त मूवमेंट के नाम से जिसको हम जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन भी इसको यहाँ पे बोलते हैं, 8 अगस्त 1942 को यहाँ पे लॉन्च हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी जी। समय के साथ देखो बहुत बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पे पार्टिसिपेशन लोगों का देखने को मिला। इसका कारण यही था, जो मेजर इमीडिएट कारण था वो था क्रिप्स मिशन का फेल होना। हमें ऐसा लगा था कि क्रिप्स मिशन भारत में आया है तो भारत की जो डिमांड्स है उसको मीट अप करेगा, पर कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे क्रिप्स मिशन भी केवल और केवल लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस ही दे पाता है, और हमारी जो पूर्ण आज़ादी की डिमांड थी उसको यहाँ पे नकार दिया जाता है। तो फेलियर होना क्रिप्स मिशन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करने का। बाकी देखो, आप लोग जानते होंगे 1939 से लेकर 1945 के बीच में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे चल रहा था। तो भारत के अंदर उस वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई थी, खाने की कमी थी, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो इकोनॉमिक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इम्पैक्ट आपको देखने को मिला। बाकी ब्रिटेन ने इंडिया को भी युद्ध के अंदर धकेल दिया था, और भारत से कोई चीज़ पूछी भी नहीं गई थी। प्लस एट द सेम टाइम पुरानी मूवमेंट्स को यहाँ पे सप्रेस किया गया था। एंड गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, इन सब ने स्पीचेस जो दी थी उससे कहीं ना कहीं एक देश भर में माहौल बन रहा था, एंड अकॉर्डिंगली क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट होती है। दुनिया भर में भी इस तरह की मूवमेंट्स यहाँ पे चल रही थी, और लोगों में, युवाओं में, स्टूडेंट्स में, महिलाओं में भी एक तरह से मोमेंटम एक तरह से आ चुका था। अब होता क्या है दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे का जो ग्वालियर टैंक मैदान है, वहां पर गांधी जी अपनी एक बहुत ही फेमस स्पीच जो होती है, डू और डाई, करो या मरो की जो स्पीच है वो यहाँ पे डिलीवर करते हैं। एंड उसी समय अरुणा आसफ अली, जिनको ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है, वो भारत का फ्लैग को अनफल करते हैं वहीं पर अगस्त क्रांति मैदान या ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर, जिससे कहीं ना कहीं मूवमेंट की आपको स्टार्टिंग देखने को मिल जाती है। फिर इसके बाद गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी और कांग्रेस लीडर्स को यहाँ पे अरेस्ट कर लेते हैं ब्रिटिशर्स। फिर अकॉर्डिंगली देश भर में ना कोई लीडरलेस कंडीशंस थी, पर कहीं ना कहीं अलग अलग एरियाज में लोग अपने अपने हिसाब से प्रोटेस्ट, स्ट्राइक वगैरह करते रहे, एंड काफ़ी वायलेंस भी हुआ इस पर्टिकुलर मूवमेंट के अंदर। बाकी अगर हम बात करें, जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, इन्होंने अपने अंडरग्राउंड नेटवर्क्स के माध्यम से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को सस्टेन किया। उषा मेहता जी ने जो सीक्रेट कांग्रेस रेडियो था उसको यहाँ पे ऑपरेट करती रही, एंड लोगों के अंदर जो संदेश था वो यहाँ पे उन्होंने पहुंचाया। ठीक है, गांव वगैरह के अंदर भी यहाँ पे इस तरह से प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। बट इन दी एंड जगह क्या होता है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर बहुत मैसिव यहाँ पे सप्रेस करते हैं इस पर्टिकुलर मूवमेंट को, जिससे बहुत बड़े लेवल के ऊपर लीडर्स का अरेस्ट होता है, आपके न्यूज़पेपर पब्लिश करने के अंदर रोक लगा दी जाती है, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, ये भले ही जो मूवमेंट है पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, हमें आज़ादी नहीं दिलवा पाया, पर एक तरह से ब्रिटिशर्स को आइडिया लगने लग गया था कि अब भारत के लोगों के अंदर जो क्रांति की लहर है वो आ चुकी है, एंड आने वाले समय के अंदर बहुत लंबा समय वो भारत में टिक नहीं पाएंगे। ठीक है ना। और इवन अगर हम बात करें तो दुनिया भर के अंदर भारत के लिए जो सिंपथी थी वो यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिलती है। अलग अलग रीजन, क्लासेस और कम्युनिटी के लोग वो साथ में आते हैं इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए। तो ये कुछ बातें थी क्विट इंडिया मूवमेंट के रिगार्डिंग जो हमें क्लियर होनी चाहिए। अब ये एक मूवमेंट की हमने यहाँ पे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। उसी तरह से दोस्तों, काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था ना 1925 के अंदर, उसके भी 100 साल आपको कंप्लीट होते हुए देखने को मिले। एक्चुअली ये जो काकोरी रेल कॉन्स्पिरेसी या काकोरी ट्रेन रॉबरी जिसको भी हम बोलते हैं, उसके 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके जो 10 रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या किया, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को बोर्ड किया ककोरी स्टेशन के पास में। फिर इस पर्टिकुलर ट्रेन को बाजनगर के पास में यहाँ पे रोक दिया गया, एंड जो वहां पर उस ट्रेन में यहाँ पे गवर्नमेंट फंड्स थे उनको यहाँ पर उन्होंने चोरी करी। जैसे फॉर एग्जांपल 4,679
ठीक है, इतने रुपए, एक आना और 6 पाई, 4679 रुपीज़ यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे सीज किए। अब ये जो एक्ट था ना अपने आप में सिंबॉलिक था, जो कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत के रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एचआरए का जो लोग थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें आप नोटिस कर पाओगे एचआरए फाउंड किया गया था बाय सचिंद्र नाथ सन्याल जी, राम प्रसाद मिसबिल और आपके अलग अलग रेवोल्यूशनरीज ने 1924 के अंदर यहाँ पे बनाया था एचआरए को। एंड इसमें कोशिश ये थी कि हम एक तरह से आर्म्ड रेवोल्यूशन के माध्यम से हम यहाँ पे भारत को आज़ाद करवा देंगे। तो इस पर्टिकुलर रॉबरी के अंदर राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सबका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इनके अलावा भी राजेंद्र लहरी जी, रोशन सिंह, सचिंद्र नाथ बख्शी, केशव चक्रवर्ती, ठीक है ना, उन सबका इंपॉर्टेंट रोल रहा। एंड इस पर्टिकुलर रॉबरी के अंदर एक पैसेंजर अहमद अली की भी यहाँ पे डेथ हो जाती है। अब इसके बाद इन सब के ऊपर केस चलता है, ट्रायल चलता है स्पेशल सेशन कोर्ट अंडर द जस्टिस आर्चीबाल्ड हैमिल्टन। तो इसमें 19 इंडिविजुअल्स को कन्विक्ट किया गया। एंड भारत की तरफ से अगर हम बात करें, जो डिफेंस लॉयर थे वो थे गोविंद वल्लभ पंत एंड चंद्र भानु गुप्ता। आगे जाके ये दोनों के दोनों जो डिफेंस लॉयर थे वो चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के। उसके अलावा जो प्रोसिक्यूशन था वो लेड किया गया बाय जगत नारायण मुल्ला। अब इसका आउटकम ये आया कि जो डेथ सेंटेंस थी वो दी गई टू राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान जी, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह। एंड अकॉर्डिंगली उनको एग्जीक्यूट किया गया इन 1927। प्लस एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों को जो काला पानी होता है, मतलब पोर्ट ब्लेयर, सेल्युलर जेल, वहां पर उनको यहाँ पे डिपोर्ट कर दिया गया। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें चंद्रशेखर आज़ाद जी की, तो प्रयागराज के अंदर आज के समय आपको जो आज़ाद पार्क देखने को मिलता है ना, तो पहले उसका नाम था एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। तो वहां पर वो अंडरग्राउंड रहे काफी लंबे टाइम तक, बट इन दी एंड ये पर्टिकुलर पार्क में उन्होंने खुद को अपने गोली मार ली। वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स उनको पकड़े, ठीक है, तो उन्होंने उस पर्टिकुलर आज़ाद मैदान जो है, आज़ाद पार्क जो है, वहां पर खुद को उन्होंने यहाँ पे अपने आप को शॉर्ट कर लिया था। तो ये कुछ बातें थी काकोरी ट्रेन एक्शन के रिगार्डिंग, जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब दोस्तों बात रही ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। साथ ही साथ कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, एक था सी स्टार वेस्टिंग डिजीज के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट लिखी गई है ना, ये फेटल कंडीशन जो सी स्टार स्पीशीज को इम्पैक्ट करती है, यस अपने आप में बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तुवालू की अगर हम बात करें तो अटलांटिक ओशन के अंदर नहीं, बल्कि आपकी सेंट्रल पैसिफिक ओशन के अंदर कंट्री देखने को मिल जाएगी, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी जो मेरिट ई स्कीम की बात करें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, वो सेंट्रली सेक्टर स्कीम आपको देखने को मिलती है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। राइट दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।